Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anish Kulbadan and the topic of my presentation is स्मार्ट कार पार्किंग सिस्टम। सबसे पहले हम स्मार्ट कार पार्किंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ हमें कन्वेंशनल पार्किंग सिस्टम में फेस करने को मिलती हैं, स्मार्ट कार पार्किंग सिस्टम उन सारी डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाता है। ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज ख़ासतौर पर उन सिटीज़ में लाता है जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा हैं। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम एक वो पार्किंग सॉल्यूशन है जिसमें स्मार्ट सेंसर, कैमरास और काउंटिंग सेंसर जो हैं वो इंक्लूड हैं। ये डिवाइसेस ख़ास तौर पर स्लॉट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं कि कौन सा स्लॉट्स जो है वो फिल्ड है और कौन सा स्लॉट जो है वो एम्प्टी है। ये एक सूटेबल और एफिशिएंट कार पार्किंग सिस्टम है जिसके ज़रिए हम अपनी कार को एक सिस्टमेटिक और प्रॉपर वे में पार्क कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मली हमारे पास इंट्रोडक्शन स्मार्ट कार पार्किंग सिस्टम का, लेकिन जो हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया वो थोड़ा बहुत इससे डिफरेंट है क्योंकि हम लोगों ने उसमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है। जब हमें इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कैमरास का यूज़ करेंगे जो कि एक बेटर मैनेजमेंट लाता है हमारी पार्किंग सिस्टम के लिए। हम लोग यहाँ पे एक जो है वो स्क्रीन का यूज़ करेंगे। स्क्रीन का यूज़ हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी कोई स्टोर जो होगा जब वो एम्प्टी होगा और नियरेस्ट होगा हम उसे वहाँ स्क्रीन पे ब्लिंक करवा देंगे और कोई भी जब भी कार हमारे पास आएगी तो हम उससे ये गाइड करेंगे वो वहाँ पे उस स्टोर्स में वो पार्क हो जाएगी क्योंकि एक तो वो नियरेस्ट होगा और दूसरा वो एम्प्टी होगा। जो कि एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने कैमरास का यूज़ किया है। कैमरास का यूज़ इस वजह से किया है क्योंकि जितना भी हॉल एरिया है उसमें कवर हो जाएगा और हमें इससे ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा एरिया है जहाँ पे गाड़ी अभी खड़ी है और कौन सा एरिया जहाँ पे गाड़ी अभी खड़ी नहीं है। इसमें हम लोग सेंसर का यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ कैमरास का यूज़ करके ही ये सारा कुछ हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा स्टोर जो है वो फिल्ड है और कौन सा स्टोर जो है वो फिल्ड नहीं है। Assalamu alaikum everyone. My name is Zainab Amir and I am a student of BCE. ऑर्डिनो के मेन कोड में हमने दो फंक्शंस कॉल किया हैं। पहला फंक्शन मैट्रिक्स का है। इस फंक्शन में हम एक 2D एरे को प्रिंट करवाएंगे और दूसरा फंक्शन स्लॉट इन्फो का है। इस फंक्शन में हम ये बताएंगे कि कौन सा स्लॉट फिल्ड है और कौन सा स्लॉट एम्प्टी है। हमने एक RGB इमेज को ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट किया है। फिर हमने HTML के ज़रिए इसको ब्राउज़र में ओपन किया है और कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करके इसकी ग्रे स्केल वैल्यूज़ लिख ली हैं और इन ग्रे स्केल वैल्यूज़ को हमने इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख लिया है 2D एरे के एलिमेंट्स में। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की रेंज 0 से लेकर 255 के दरमियान में है। 0 ब्लैक कलर को शो करता है और 255 वाइट कलर को, और इसके दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रे की डिफरेंट शेड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एम्प्टी स्लॉट की थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने बिटवीन 0 एंड 100 सेलेक्ट की है। अगर मैट्रिक्स का एलिमेंट 0 और 100 के दरमियान में लाई करता है यानी वो एम्प्टी स्लॉट है तो उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और अगर वो ग्रेटर देन 100 है तो हमने उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया यानी कि वो स्लॉट फिल्ड है। अब मैट्रिक्स को प्रिंट करवाने के लिए हमने दो कंडीशंस लगाई हैं। पहली कंडीशन हमारे पास इंडेक्स नंबर ऑफ़ रोज़ को चेक करेगी और सेकंड कंडीशन हमारे पास इंडेक्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स को चेक करेगी। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हमारे पास उस इंडेक्स नंबर का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। इन कंडीशंस की वजह से i और j की वैल्यू में हर दफ़ा इंक्रीमेंट होगा और हमारे पास एरे का हर एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास स्लॉट इन्फो का है। इस फंक्शन में हम ये बताएंगे कि कौन सा स्लॉट फिल्ड है और कौन सा स्लॉट एम्प्टी है। इसके लिए हमने 5 वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाए हैं। i और j इंडेक्स नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स के लिए, a और b नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को प्रिंट करवाने के लिए, और काउंट का वेरिएबल जो टोटल नंबर ऑफ़ फिल्ड और एम्प्टी स्लॉट्स को प्रिंट करवाएगा। अवेलेबल स्लॉट्स को प्रिंट करवाने के लिए हमने दो कंडीशंस लगाई हैं। पहली कंडीशन हमारे पास इंडेक्स नंबर ऑफ़ रोज़ को चेक करेगी और सेकंड कंडीशन हमारे पास इंडेक्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स को चेक करेगी। ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो उसके बाद हमने एक और कंडीशन लगाई है कि एरे i/j की वैल्यू 0 और 100 के दरमियान में है जो कि एम्प्टी स्लॉट की थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो हमारे पास वो स्लॉट नंबर प्रिंट हो जाएगा और एंड पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्टी स्लॉट्स भी प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह फिल्ड स्लॉट्स को प्रिंट करवाने के लिए हमने दो कंडीशंस लगाई हैं। पहली कंडीशन इंडेक्स नंबर ऑफ़ रोज़ को चेक करेगी और सेकंड कंडीशन इंडेक्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स को चेक करेगी। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी कि एरे i/j की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है या नहीं, जो कि फिल्ड स्लॉट की थ्रेशोल्ड वैल्यू है।
अगर मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो हमारे पास उस एलिमेंट की पोजीशन प्रिंट हो जाएगी और एंड पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फिल्ड स्लॉट्स भी प्रिंट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाशिर है और आज की इस प्रेजेंटेशन में मेरा जो टॉपिक है वो है सिमुलेशन एंड एनिमेशन। तो सबसे पहले हम सिमुलेशन को देखते हैं। इसमें हम अपने प्रोजेक्ट का सिमुलेशन देखेंगे, जो कोड हमने लिखा है उसको प्रिंट आउट करेंगे और जो डिफाइंड फंक्शन है उसको भी प्रिंट करेंगे। फिर इस कोड का जो प्रैक्टिकल वर्किंग है वो हम एनिमेशन में देखेंगे। तो ये आपके सामने हमारा सीरियल मॉनिटर है जो हम जिस पे हम अपनी कोड को प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कार पार्किंग सिस्टम को शो किया है। फिर इसमें जो क्रॉस है वो फिल स्लॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो डॉट्स है वो एम्प्टी स्लॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डॉट्स और क्रॉस हमें किस तरह मिली, इसके लिए हमने RGB टू ग्रे स्केल इमेज कन्वर्जन की है। तो उधर से हमें वैल्यूज़ मिली है कुछ, जिसमें 0 to 100 का जो थ्रेश होल्ड स्केल है उसके थ्रू हमने एम्प्टी स्लॉट हमें हासिल हो गया है और फिल स्लॉट जो है वो एम्प्टी स्लॉट्स जो हमें मिले हैं वो 0 to 100 थ्रेश होल्ड वैल्यू है जिसके थ्रू हमें एम्प्टी स्लॉट मिले हैं और इससे ग्रेटर जो वैल्यू है वो फिल स्लॉट्स के लिए है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने जो एम्प्टी स्लॉट्स है उसको अलहदा कर लिया है और जो फिल स्लॉट्स है उसको अलहदा कर लिया है। तो फिर एम्प्टी स्लॉट्स आपके सामने है, ये आप सीरियल मॉनिटर पर इसको देख सकते हैं। इस तरह फिर जो फिल स्लॉट्स है उसको भी हमने सेपरेटली प्रिंट आउट कर लिया है। इसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट में नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कार को गाइड करना। कार गाइड में हम गाड़ी को जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से नियरेस्ट पॉसिबल स्लॉट्स है वो इंडिकेट करेंगे। तो वो फिर हम अपनी एनिमेशन में देखते हैं अब हम अपनी एनिमेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये इमेजेस हमने इंपोर्ट की है, इसके लिए कौन से फंक्शन इस्तेमाल हुए हैं। तो ये फ्लो चार्ट है हमारे एनिमेशन कोड का। इसमें एक बिल्ट इन फंक्शन आता है P5JS में जो कि लोड इमेज के नाम से है। इसके थ्रू हम इमेजेस लोड कर सकते हैं। जिस इमेज को हमने लोड किया है जो जिस नाम से वो सेफ है तो उस तरह हमने उसको उस नेम के थ्रू ही लोड कर लिया है। बाकी ये सारे लोड इमेजेस के जो फंक्शन है वो डिफरेंट इमेजेस को लोड कर रहे हैं इस एनिमेशन में। इस तरह हम एक LED इमेज का स्क्रीन भी देख सकते हैं। इस LED पर कुछ वैल्यू लिखी है जिसको साथ साथ हम अपडेट करते जाएंगे जैसे ही एनिमेशन प्रोसीड करेगा। इस तरह जो रेड स्लॉट्स है वो एम्प्टी स्लॉट्स को इंडिकेट कर रहे हैं और जो ब्लिंकिंग स्लॉट्स है वो अवेलेबल स्लॉट में जो नियरेस्ट स्लॉट सबसे है ड्राइवर के लिए स्टार्टिंग पोजीशन से, तो वो उस स्लॉट को इंडिकेट कर रहा है। अब जो स्लॉट ब्लिंकिंग का लॉजिक है वो हम देखते हैं। ये फ्लो चार्ट हमारे सामने है। इसमें हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है स्लॉट ब्लिंक के नाम से। इसमें जो पहली वैल्यू हमने दी है स्टेट नॉट इक्वल टू नॉट स्टेट, मतलब निगेशन ऑफ स्टेट। तो स्टेट की जो इनिशियल वैल्यू हमने दी है ये मतलब ये उसकी निगेशन करेगा। फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक हमने इफ कंडीशन लगाई है, इफ स्टेट अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए और अगर फॉल्स हो जाए तो एल्स की स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस तरह अगर इनिशियली ये ट्रू हमने रखा है तो फिर ये निगेशन करेगा, फॉल्स होगा तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और अगर फिर जब दोबारा लूप चलेगा तो वो फॉल्स की निगेशन करके ट्रू हो जाएगा तो इफ़ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह ये स्लॉट जो है वो ग्रीन और रेड में ब्लिंक कर रहा है। फिर हमने इसकी ड्यूरेशन के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल किया है सेट इंटरवल, जिसमें हमने दो आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो एक हमने स्लॉट ब्लिंक का आर्गूमेंट पास किया है और एक ड्यूरेशन का जो हमने 0.5 सेकेंड्स रखी है। तो अब हम देखते हैं कि एक स्लॉट जब नियरेस्ट स्लॉट फिल हो जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्लॉट होती है वो ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देती है। तो उसका जो लॉजिक है उसके लिए हमने T2 की वैल्यू लेस देन जो गिवन अमाउंट है उस पर रखी है 235 पे, कि जब ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक फर्स्ट नियरेस्ट स्लॉट ब्लिंक करती रहेगी और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर नेक्स्ट नियरेस्ट स्लॉट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह फिर थर्ड नियरेस्ट स्लॉट के लिए हमने दोबारा एक कंडीशन लगाई है A2 की जो ग्रेटर देन 465 की है, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो तो तब तक ये सेकंड नियरेस्ट स्लॉट ब्लिंक करती रहेगी। अब हम इसको अपने एनिमेशन में भी देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही फर्स्ट गाड़ी आई है वो पार्क हो गई है तो नेक्स्ट स्लॉट ने ब्लिंकिंग स्टार्ट कर दिया है और साथ साथ में ये इन्फॉर्मेशन LED पर भी अपडेट हो रही है जो कि आप देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्लॉट में गाड़ी पार्क करते हैं तो वो भी फिर उस स्लॉट में गाड़ी आ गई है तो वो ग्रीन पे मार्क हो गया है, मतलब ये स्लॉट अभी फिल्ड हो गया है और जो नेक्स्ट नियरेस्ट पॉसिबल स्लॉट है वो ब्लिंकिंग स्टार्ट कर रहा है। तो अब हम जो थर्ड गाड़ी पार्क कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर इस नियरेस्ट स्लॉट में ही पार्क करे, वो अपनी मर्जी के किसी भी स्लॉट में पार्क कर सकते हैं, बट ये हम उसको वैसे ही गाइड कर रहे हैं कि अगर कि ये उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। अगर वो
कि अगर वो इधर पार्क कर ले तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा और स्मार्ट कार पार्किंग सिस्टम के बेनिफिट्स भी इस तरह लोगों को मिलते जाएंगे। अब हम आते हैं गाड़ी को मूव करने की लॉजिक की तरफ। फ्लो चार्ट के में हम देख सकते हैं कि हमने जो पहला डिसीजन बॉक्स यूज़ किया है इफ़ कंडीशन है की इक्वल टू ए रखा है, मतलब जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो नीचे जो सारे स्टेटमेंट्स है वो फिर एग्जीक्यूट होने शुरू कर देंगे। तो उसके बाद जो हमने कंडीशन रखी है T1 इज़ लेस देन 70, ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो इस स्लॉट के लिए स्पेसिफिक है। फिर उसके बाद हमने एक और कंडीशन यूज़ की है जिसमें हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। तो जब ये कंडीशंस ट्रू होंगे तो तब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने शुरू कर देंगे। और फिर जो TR का वेरिएबल है ये हमने एंगल के लिए यूज़ किया है। तो गाड़ी जो रोटेट कर रही है वो एक्चुअली इस स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन से रोटेट करती है। इस तरह जो बाकी भी कार्स मूव कर रहे हैं उसके लिए भी हमने इस तरह ही कैलकुलेटेड वैल्यूज़ ली है और डिफरेंट कीज सेट की है। जिस तरह दूसरी कार के लिए हमने की B सेलेक्ट की है और तीसरी कार के लिए की C सेलेक्ट की है। इस तरह फिर हमने एक वेरिएबल सेट किए है जिसमें हमने कार पार्क की इन्फॉर्मेशन स्टोर की है। जब कार पार्क होगी तो स्क्रीन पर वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। और एक कंडीशन रखी है जिसमें हम अवेलेबल स्लॉट और फिल स्लॉट्स के वैल्यूज़ भी अपडेट कर रहे हैं। तो वो कंडीशन भी फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं। काउंट और अवेलेबल स्लॉट के नाम से वेरिएबल में हमने वो वैल्यू स्टोर की है जिसके थ्रू वो अपडेट होती जाती है। अब इसके बाद हम ये रोटेशन की फिनोमेना की तरफ आते हैं। तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट करने से पहले हमने एक सेल्फ डिफाइंड फंक्शन बनाया था car1 के नाम से, जिसमें हमने कुछ डमी वेरिएबल्स पास की थी और फिर उस वेरिएबल्स को इन कार के फंक्शन से वैल्यूज़ मिल रही थी। उस फंक्शन के अंदर हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ किए हैं जैसे कि पुश, ट्रांसलेट, रोटेट, इमेज मूड, इमेज कॉलिंग और पॉप। तो इन फंक्शंस की तरफ भी हम आते हैं कि किस तरह काम करते हैं। इसके बाद हम पुश बिल्ट इन फंक्शन को देखते हैं। पुश जो फंक्शन है वो बेसिकली करंट सेटिंग्स को सेव कर लेता है। और उसके बाद हमने ट्रांसलेट का फंक्शन यूज़ किया है। ट्रांसलेट और रोटेट जो फंक्शन है वो दोनों साथ ही यूज़ होते हैं। तो ट्रांसलेट बेसिकली ये करता है कि ये कैनवस को मूव कर लेता है जो भी इसको पोजीशन गिवन हो उस पर। तो इधर हमने XY दी है तो मतलब XY की जो वैल्यू है ट्रांसलेट कैनवस को उस पोजीशन पे मूव कर लेगा। और फिर जो रोटेशन हमने उसको दी है जितनी एंगल्स पर उसको रोटेट करना है तो उस पर रोटेट कर लेगा। फिर इसमें हमने ट्रांसलेट का फंक्शन एक बार दोबारा यूज़ किया है जिसमें हमने वैल्यूज़ को माइनस किया है। ये इधर इसका ये मकसद है कि ये कैनवस को दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाए। और इसके बाद हमने इमेज मूड सेंटर रखा है, मतलब इमेज जो होगी जिस इमेज को भी रोटेट करना है तो वो सेंटर से रोटेट करें। और फिर हमने इसमें इमेज कॉल किया है इमेज फंक्शन से। और पॉप जो एंड में हमने किया है तो वो जो सेटिंग पुश के थ्रू सेव हुई थी पॉप उन सेटिंग को रिस्टोर कर लेता है। तो पुश और पॉप बेसिकली ये भी दोनों एक साथ यूज़ होते हैं। तो ये दोनों फंक्शन जब हम यूज़ करेंगे तो जो सेटिंग सेव हुई थी वो रिस्टोर हो जाएगी और इस तरह ये जो ट्रांसलेट का इफेक्ट है वो इस फंक्शन में ही रहेगा और बाकी एनिमेशन पे उसका इफेक्ट नहीं रहेगा।